राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सब्जियों का उपयोग करके बनाई गई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको इतनी सुंदर लगेंगी कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है और अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो अपने निजी वाहन और यहाँ मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक ये खूबसूरत आमेर का किला और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 यानी कि 1589 में रखी थी और इसको उन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में बनवाया था। बाद के राजा लगभग अगले 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे और साल 1727 यानी कि 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। तो मैं बता देता हूँ कि राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, जिसको अंबर किला भी कहा जाता है, इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत उस सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने इन घरों में नहीं रहते हैं उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनकी मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यहाँ पर आपको बहुत से प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। वो सामने में जो आप देख रहे हैं वो है मीरा मंदिर। वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है और वहाँ उस तरफ में जैन मंदिर है जो कि 12वीं
शताब्दी का है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में यानी कि मान सिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बजाया जाता है। इसी तरह से बीकानेर में इकतारा और जैसलमेर में अलगोजा बजाया जाता है। इस महल में 4 कोर्टयार्ड यानी कि आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हैं जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाजा ये सामने वाला हुआ करता था जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है और पोल का मतलब होता है गेट, इसीलिए इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय में राजा महाराजा हाथियों द्वारा इस महल में इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे और आज भी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में हाथी इसी दरवाजे से अंदर आते हैं। हिंदी मूवी वीर अगर आपने देखी होगी तो उसमें आखिरी में एक फाइटिंग सीन इसी जगह पर फिल्माया गया था। खैर यहाँ ऊपर में आप देखेंगे कि ड्रम रखे गए हैं, तो इस जगह को नक्कार खाना के नाम से जाना जाता है। तो 5-6 इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ एक साथ बजाए जाते थे तो उसको नक्कारा कहा जाता था और खाना का मतलब होता है जगह, इसी वजह से इसको कहा जाता है नक्कार खाना। जब राजा महाराजाओं की इस महल में एंट्री होती थी तो उनके स्वागत के लिए इस नक्कार खाने में ड्रम्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। जिस गेट से हम अभी अंदर आए थे इसको कहा जाता है चांद पोल यानी कि मून गेट, और क्योंकि चांद इसी दिशा से निकलता है इसलिए इसका नाम चांद पोल है और ये आम जनता के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। और यहाँ नीचे में जो बहुत सारे कक्ष आपको नजर आ रहे हैं ये उस जमाने में घोड़े बांधने के अस्तबल हुआ करते थे। ये जो सामने में आपको गेट नजर आ रहा है इसको कहा जाता है सिंह पोल यानी कि लायन गेट। इस गेट पर आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी दिखाई देगी जिसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग, और उस जमाने में इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ जो आप डोम देख रहे हैं इस जगह से खड़े होकर राजा परेड की सलामी लिया करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में ये परेड ग्राउंड हुआ करता था और इसको कहा जाता है जलेब चौक। तो इस जलेब चौक को न सिर्फ परेड ग्राउंड की तरह यूज किया जाता था बल्कि यहाँ होली, दिवाली जैसे अन्य त्योहार और महोत्सव भी आयोजित किए जाते थे। यहीं पर एक काली माता का मंदिर भी बना हुआ है जिसको कहा जाता है शीला माता मंदिर, जिसकी स्थापना राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। तो काली माता का मंदिर यहाँ होने की वजह से किले के इस हिस्से तक भी कोई टिकट नहीं लगता है। इस मंदिर की स्थापना के समय से लेकर 1975 तक यहाँ रोजाना एक भैंसे या बकरी की बलि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था यहाँ की रॉयल फैमिली देखती थी। लेकिन 1975 के बाद इस प्रथा को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं ये उसी समय के ओरिजिनल दरवाजे हैं और इनको बनाने के लिए सागौन की लकड़ी यानी कि टीक वुड का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए आप, ये उस जमाने का ताला यहाँ पर लगा हुआ है जो कि सुबह में खोला जाता है और शाम में बंद कर दिया जाता है। इसकी चाबी 9 इंच की है जिसमें 3 इंच हैंडल में रहती है और बाकी की 6 इंच इस ताले के अंदर चली जाती है, जिससे कि इसको खोला और बंद किया जाता है। तो यहाँ से ये लॉक निकल जाता है। और यहाँ किनारे में आप देखेंगे कि इस तरह की लकड़ी की कुंडी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सागौन की लकड़ी के दरवाजे और इन पर लगे हुए ये मजबूत ताले काफी ज्यादा काम के हुआ करते थे। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के दूसरे आंगन यानी कि सेकंड कोर्टयार्ड में, और यहाँ ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल।
और इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। उनके बाद के उत्तराधिकारी राजा फिर अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पर निर्माण कार्य करवाते रहे। इस दीवाने आम में उस जमाने में जनता दरबार लगता था, तो राजा सामने बैठते थे, बीच के हिस्से में मिनिस्टर्स बैठा करते थे और बाहर की तरफ में आम जनता। इसी जगह पर बैठकर राजा आम लोगों की परेशानियों को सुनकर न्याय किया करते थे। यहाँ नीचे में बैठने के लिए कारपेट बिछाई जाती थी और छत पर जो रिंग्स देख रहे हैं आप, इनमें कपड़े लगाए जाते थे जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस इमारत के चारों तरफ में बाहर की ओर ऐसे ही कड़े लगे हुए हैं जिनमें गर्मी से बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे और रात के समय में रोशनी के लिए यहाँ पर मशाले जला दी जाती थी। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 48 स्तंभ यानी कि पिलर्स दिखाई देंगे, जिनमें से 16 स्तंभ सफेद संगमरमर के हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर पिलर के ऊपर आपको हाथी बना हुआ दिखाई देगा, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये सामने में जो आप हॉल देख रहे हैं, इसको सवाई राम सिंह के समय में बिलियर्ड्स रूम के तौर पर बनाया गया था। तो यहाँ पर उनके समय में बिलियर्ड्स खेला जाता था। ये जो सामने वाला गेट आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है गणेश पोल और ये गेट महाराजाओं के प्राइवेट महलों में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कभी नया महल या मकान बनवाया जाता था तो उसके आगे गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। इसी वजह से इस द्वार पर आपको गणेश भगवान की पेंटिंग दिखाई देगी और इस पेंटिंग के अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं, ये 300 साल पुरानी ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं जिनको सब्जियों द्वारा बनवाया गया था। इस गेट के ऊपर में जो जालियां बनी हैं वो है सुहाग मंदिर और वहां से रानियां बैठकर पब्लिक मीटिंग्स को सुना करती थी। क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी तो ये जालियां ऐसे बनाई गई थी जिनसे कि रानियां यहाँ होने वाली मीटिंग्स को तो देख सकती थी, लेकिन नीचे वाले किसी भी शख्स को रानी का चेहरा नजर नहीं आता था। जब राजा किसी भी युद्ध के मैदान से आते थे तो रानी ऊपर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। यहाँ पर बाईं ओर में जो जालियां आप देख रहे हैं वो डाइनिंग हॉल यानी कि भोजनशाला हुआ करता था। नीचे में जो 2 जालियां नजर आ रही हैं वो किचन हुआ करती थी और इस तरफ में किचन का स्टोर रूम हुआ करता था। तो दीवाने आम से लगकर ये जो इमारत आपको दिखेगी, इसको कहा जाता है 27 कचहरी यानी कि लेखा जोखा विभाग। उस समय में राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे और उन रजवाड़ों के जो अकाउंट होते थे उनका लेखा जोखा यहीं पर किया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 पिलर्स बनाए गए हैं जो कि इसको 27 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इन 27 खानों में अलग अलग विभाग के अधिकारी बैठकर सारा हिसाब किताब मेंटेन किया करते थे और इसी वजह से इसको 27 कचहरी कहा जाता है। इस इमारत को संगमरमर का उपयोग करके बहुत ही अच्छी कलाकारी से बनाया गया है। फिर चाहे वो यहाँ बने स्तंभ हो, यहाँ की छत हो या फिर ये खूबसूरत आर्चनुमा डिजाइन वाले दरवाजे। इस कचहरी के किनारे से किले का फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये नीचे में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये किले का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। तो जब राजा युद्ध के मैदान से आते थे तो रानियां उनको यहाँ से देखती थी और उसके बाद वो गणेश पोल के ऊपर बने सुहाग मंदिर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। ये जो सामने में आप गार्डन देख रहे हैं ये है सैफरन गार्डन यानी कि केसर क्यारी। तो राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवा कर यहाँ लगवाए थे और केसर को लगवाने के लिए उन्होंने यहाँ इस झील का निर्माण करवाया था जिसको कहा जाता है मावठा झील। लेकिन राजा यहाँ पर केसर उगाने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि केसर केवल ठंडी जगहों पर ही उग सकता है। तो उस जमाने में महल के चारों तरफ में खसखस को गीला करके यहाँ लगाया जाता था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि खसखस वही होता है जो अब भी हम कूलर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस झील की ठंडी हवा खसखस से छन कर इस महल से टकराती थी तो बहुत ही ठंडे वातावरण की अनुभूति होती थी। हिंदी मूवी जोधा अकबर का गाना जश्न बहारा का जो हिस्सा ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है वो इसी गार्डन का है। वहाँ बाईं ओर में जो गार्डन आप देख रहे हैं वो है दिल आराम बाग। कहा जाता है कि आमेर किले को बनाने के लिए राजा मान सिंह ने जिस आर्किटेक्ट को काम दिया था
उसका नाम दलाराम था और उसी के नाम पर यह गार्डन बना दिया गया था। तो मुगल बादशाह अकबर जब पहली बार आमेर आए थे तो उन्होंने इसी गार्डन में आराम फरमाया था, जिसके बाद उन्होंने इसको दिल आराम बाग कहा था, यानी कि दिल को सुकून पहुंचाने वाला बाग। तो तब से इसको दिलाराम या दलाराम बाग दोनों ही नामों से जाना जाता है। सामने में ऊपर की तरफ में जो आप रास्ता देख रहे हैं वो सैनिकों के चढ़ने उतरने के लिए बनवाया गया था और ऊपर में वॉच टावर बनाया गया था जहां पर खड़े होकर सैनिक पहरा दिया करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस जमाने का हमाम बना हुआ है। अरबी भाषा में हमाम शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता था। तो इस स्नान घर को राजा और उनका परिवार उपयोग में लाया करता था। उस जमाने में पानी गर्म करने के लिए बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, और अगर अंदर में लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता तो पूरे स्नान घर में धुआं भर जाता। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए इस स्नान घर के बाहर की तरफ में आपको उस जमाने का ये गीजर दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ नीचे में जो 2 छेद आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर में लकड़ियां जलाई जाती थी और अंदर में पानी का टैंक है जिसमें कॉपर की प्लेट लगाई गई थी। तो इन लकड़ियों के जलने से जो गर्मी पैदा होती थी उससे पहले इस टैंक की कॉपर प्लेट और फिर उस पर रखा हुआ पानी गर्म हो जाया करता था। तो इस तरह से बाथरूम में पानी भी गर्म हो जाता था और धुआं भी नहीं होता था। तो आइए इस स्नान घर को अंदर चलकर देखते हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये होता था बाथरूम। सामने की तरफ में जो कमरा आप देख रहे हैं वो चेंजिंग रूम हुआ करता था और सामने वाले कमरे में बाथ टब बनाया गया था। ये वाला टैंक जो आप देख रहे हैं ये गर्म पानी के लिए हुआ करता था। इसके नीचे में कॉपर की प्लेट लगी थी और ये टैंक भी उसी मटेरियल का बना है जिसकी यहाँ की दीवारें बनी हैं, और उस मटेरियल के बारे में मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में बताऊंगा। इस टैंक के नीचे की तरफ में जो पाइप दिखाई दे रहा है वो गर्म पानी निकालने के लिए कॉपर का पाइप है। ये वाला टैंक ठंडा पानी निकालने के लिए हुआ करता था और इसमें भी नीचे की तरफ में पानी निकालने के लिए पाइप दिया गया है। इन पाइप्स के जरिए पानी यहाँ बनी नालियों से बहकर बाथ टब में पहुँच जाया करता था। तो ठंडा और गर्म पानी जरूरत के अनुसार मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाता था। राजा जय सिंह अपनी रानियों के साथ यहाँ पर स्नान किया करते थे और क्योंकि ये थोड़ा गहरा है तो इसमें जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ये चढ़ने उतरने के लिए बनवाए गए थे। इसमें सुगंध के लिए चंदन, गुलाब और इत्र वगैरह डाला जाता था। ये बाथ टब मार्बल का बना हुआ है और यहाँ दीवारों को 5 मटेरियल्स का उपयोग करके बनवाया गया था, जो है उड़द की दाल, मेथी, गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद और मुल्तानी मिट्टी। इन सब को लाइम के अंदर मिलाकर 4-5 घंटे ग्राइंड किया जाता था और इसका जो पेस्ट बनता था उसकी तासीर ऐसी होती थी जो इस हमाम को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती थी। तो यहाँ की दीवारों को आप छूकर महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी ठंडी हैं। तो इस तरह से स्नान घर को ठंडा रखा जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिनमें लालटेन या दीपक वगैरह रख दिए जाते थे, जिससे कि यहाँ पर भरपूर उजाला हो जाया करता था। इसके छत पर आप देखिए ये खूबसूरत टर्किश डायमंड का डिजाइन बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको टर्किश बाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इस किले के तीसरे आंगन यानी कि 3rd कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे हैं। किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। इसी दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। तो इस दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें आती हैं जो हैं शीश महल। शीश महल के ऊपर वाली मंजिल पर है जस मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के ठीक सामने में है सुख महल। तो आइए अब आपको आमेर किले का सबसे खूबसूरत महल यानी कि शीश महल दिखाता हूँ, जिसको जय मंदिर नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा महल शीशों का उपयोग करके बनाया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है शीश महल। इसके बाहर में चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे और पर्दे लगाने के लिए आप देखेंगे यहाँ मार्बल के अंदर बड़े बड़े छेद दिए गए हैं। यहीं पर बने आयरन हुक्स में गर्मियों के समय में खसखस लगाया जाता था, जिसको पानी से भिगोया जाता था, जिससे कि इस शीश महल का वातावरण ठंडा हो जाया करता था। उस जमाने में पूरी दुनिया को ग्लास बेचने वाला देश हुआ करता था बेल्जियम। तो राजा जय सिंह ने 1634 में यानी कि 1634 में बेल्जियम से ग्लास मंगवाए
और फिर उन्होंने यहीं के लोकल कारीगरों की मदद से इस खूबसूरत शीश महल का निर्माण करवाया। यहाँ पर आप छत के ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं उसमें जो गोल्डन लाइन दिखाई दे रही है वो सारा रियल गोल्ड है। ये छत पर सारा कारपेट डिजाइन है और इसमें आप देखेंगे स्टोन की कटिंग करके यहाँ छोटे छोटे शीशों को फिट किया गया है। यहाँ फर्श पर जितना भी मार्बल लगा हुआ है इसको जोड़ने के लिए कोई भी चूना, मिट्टी या पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ लगे हुए मार्बल को आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलों से जोड़ा गया है। सर्दियों के समय में इस शीश महल को बेडरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी। यहाँ जितने भी ग्लास आपको नजर आएंगे ये कॉनकेव ग्लास हैं जिनमें सिल्वर की पॉलिश की गई है। मशालों की रोशनी जब इन शीशों पर पड़ती थी तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन पैदा होता था वो देखने लायक हुआ करता था। तो राजा जय सिंह की एक रानी का बेडरूम इस शीश महल के दाईं तरफ में है और दूसरी रानी का बेडरूम बाईं ओर में बनाया गया था। इस शीश महल का ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कॉमन हॉल हुआ करता था और पीछे की तरफ में आप जो कमरा देख रहे हैं वो डाइनिंग हॉल यानी कि भोजनशाला हुआ करता था। इसी जगह पर राजा अपने खास मेहमानों से मीटिंग भी किया करते थे, इसीलिए इस शीश महल को दीवाने खास का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस कॉमन हॉल के अंदर जितने भी शीशे लगे हैं वो सारे रंग बिरंगे शीशे हैं। तो दीपक और मशाल की रोशनी से ये पूरा हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया करता था। वैसे तो भारत में कई इमारतों में शीश महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। ये कॉमन हॉल पहले पर्यटकों के लिए खुला था, लेकिन जब लोगों ने यहाँ से शीशे निकालने शुरू कर दिए उसके बाद से सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। आइए अब इस कोर्ट यार्ड की पहली मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ बना सुहाग मंदिर और जस मंदिर। ये वाली जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है सुहाग मंदिर। तो ये सुहागन महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था और अनमैरिड और विडो लेडीज को यहाँ आने की अनुमति नहीं होती थी। राजा जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे तो रानी उनके लिए यहाँ पर अखंड ज्योत जलाकर अपने सुहाग के लिए कामना करती थी कि वो सही सलामत महल में वापस पधारें। और जब तक राजा वापस नहीं आते थे ये ज्योत जलती रहती थी। जब राजा युद्ध के मैदान से लौटकर वापस आते थे तो यहाँ बनी इस संगमरमर की खिड़की से रानी उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। और ये वही खिड़की है जिसके बारे में आपको मैंने नीचे से भी बताया था। तो इस इमारत में भी आप देखेंगे कि खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उस जमाने में सब्जियों का उपयोग किया जाता था। यहाँ की दीवारों पर भी बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है जिसमें आपको ये फूल पत्तियां और साथ ही साथ ये स्टैंड भी दिखाई देगा। यहाँ के छत पर भी आप देखेंगे कि बीच में गोल्डन कलर से और किनारे में नीले रंग से बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यही नहीं बल्कि यहाँ बनी जालियों में जो हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन संगमरमर को तराश कर बनाया गया है वो इस सुहाग मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जस मंदिर। इसके डिजाइन को आप देखेंगे तो ये आपको दुल्हन के पालकी की तरह नजर आएगी। इसके बीच में जो छतरी लगी है वो हाथी की पीठ की तरह बनाई गई है। दोनों तरफ में जो डोम आप देख रहे हैं वो वाटर टैंक्स हैं। इन टैंक्स में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए चमड़े की मशक का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो 3 गेट बने हुए हैं इनके ऊपर में जो आप पाइप देख रहे हैं वो कॉपर का पाइप है। इन टैंक्स में एक छेद बना हुआ है जिसको बंद करके रखा जाता था, लेकिन जब उसको खोला जाता था तो पानी बहकर इस पाइप तक पहुंच जाया करता था। पाइप के ऊपर में हुक लगे हुए हैं जिनमें खसखस टांगे जाते थे। इस पाइप के नीचे में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिनसे बूंद बूंद करके पानी इस खसखस पर गिरता रहता था। जब यहाँ पर हवाएं चलती थी तो इस जस मंदिर के बाहर लगे हुए खसखस से छनकर ठंडी हवा महल के अंदर पहुंचा करती थी और यहाँ पर गर्मियों में भी काफी ठंडा वातावरण बना रहता था। तो इस जस मंदिर को गर्मियों के समय में प्राइवेट ऑडियंस हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसके अंदर भी नीचे की तरह ही शीश महल हुआ करता था, लेकिन इसके अंदर अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि पर्यटकों ने अंदर के हिस्से को काफी डैमेज किया हुआ है, इसलिए इसको अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। खैर फिर भी यहाँ जस मंदिर के बाहर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो अभी भी खुला हुआ है और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो शीश महल मैंने आपको दिखाया
उसी के सामने की तरफ में बना हुआ है सुख मंदिर। तो शीश महल और सुख मंदिर के बीच में आपको ये खूबसूरत गार्डन दिखाई देगा, जो कि मुगल शैली के अनुसार 4 बाग प्रणाली से बनाया गया है और इसमें आपको तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई देंगे। इसके बीच में फाउंटेन यानी कि फव्वारा भी बनाया गया है और खास बात यह है कि इस गार्डन के डिजाइन को उस जमाने में यहाँ बने दरवाजों में भी उतारा जाता था, जो मैं आपको सुख मंदिर में चलकर दिखाऊंगा। तो अब हम आ गए हैं दीवाने खास के आखिरी हिस्से में, जो है सुख मंदिर, जिसको सुख महल यानी कि पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इस महल का बाहरी हिस्सा, जिसकी दीवारों और छत पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस महल को भी संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है और यहाँ बाहर में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, जो दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो गर्मियों में दोपहर के समय में शाही परिवार के आराम करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसको सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है और इसमें जो सफेद प्लास्टर का उभरा हुआ काम नजर आ रहा है वो मुगल आर्किटेक्चर से बनाया गया है। इसके पीछे की दीवार पर संगमरमर का एक जालीदार झरना भी बना हुआ है, जो कि एक खुली हुई नाली से जुड़ा है। इस महल के छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था, जिससे कि यहाँ का वातावरण काफी ठंडा रहता था। इस झरने का पानी न सिर्फ इस महल को ठंडा रखता था, बल्कि इसके सामने में बने गार्डन में बहकर वहाँ भी इस्तेमाल में आ जाया करता था। यहाँ छत पर जो कड़े लगे हुए हैं उनमें झूले लगाए जाते थे और शाही परिवार की महिलाएं यहाँ झूला झूला करती थी। इस भवन के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनाए गए थे और उन पर आइवरी यानी कि हाथी दांत की पच्चीकारी का सुंदर काम किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दरवाजों पर यहीं सामने में बने गार्डन का नक्शा आपको दिखाई देगा। तो उस जमाने में जो भी डिजाइन होते थे, राजा उनको यहाँ के दरवाजों में उतरवा देते थे, जिससे कि कारीगरों को उस चीज को बनाने में कोई भी दिक्कत न हो। जिससे ये पता लगता है कि उस जमाने में भी कला की कोई कमी नहीं थी। पहले ये दरवाजे ऐसे कांच में बंद नहीं थे, लेकिन जब पर्यटकों ने इनको छेड़ना शुरू कर दिया तो इनको इस तरह से कांच में बंद करना पड़ गया। यहाँ शीशे के अंदर में आप देखेंगे कि एक व्हील चेयर रखी हुई है। त्योहारों के समय में शाही परिवार की महिलाएं काफी भारी कपड़े और गहने पहनती थी, जिसकी वजह से उनको चलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। तो उनके लिए ये व्हील चेयर इस्तेमाल की जाती थी। तो इसको 2 महिलाएं आगे से और 2 पीछे से खींचा करती थी। ये व्हील चेयर चंदन की लकड़ी से बनी है और इस पर चारों तरफ मीनाकारी का सुंदर काम किया गया है। यहाँ जो दरवाजे भी आप देख रहे हैं ये भी चंदन की लकड़ी से ही बने हुए हैं। तो हम अब इस किले के चौथे आंगन यानी कि 4th कोर्टयार्ड में आ गए हैं। राजा मान सिंह 1589 से लेकर 1614 तक यानी कि 1589 से 1614 तक राजा रहे थे और इस 4th कोर्टयार्ड में आपको मान सिंह पैलेस और राजा की रानियों के लिए बनाए गए कक्ष भी देखने के लिए मिल जाएंगे। किले के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी और उन 12 रानियों के लिए उन्होंने यहाँ पर 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये उनमें से एक रानी का अपार्टमेंट है। तो सभी रानियों के अपार्टमेंट एक जैसे ही बने हैं, जिनमें आपको कुछ इस प्रकार के काफी बड़े कॉमन हॉल नजर आएंगे, जिनमें खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं और इन अपार्टमेंट्स के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ में आपको ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। ये हुआ करता था रानी का बेडरूम और यहाँ ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे में रानी का बाथरूम हुआ करता था। ये वाला जो कमरा है ये रानी का किचन हुआ करता था और यहाँ पर वो भोजन बनाया करती थी। इन सभी कमरों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे खाने भी बनाए गए हैं, जिनको रानी दीपक, मोमबत्ती या फिर अन्य सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। इस किचन में नीचे देखेंगे आप कि मसाले कूटने की जगह भी बनाई गई है। तो इन कमरों को पूरा सजा कर रखा जाता था। फर्श पर कारपेट बिछाई जाती थी और यहाँ खूबसूरत फर्नीचर भी हुआ करता था। इन अपार्टमेंट्स के बाहर के हिस्से में ओपन स्पेस भी दिया गया है और यहाँ जो सीढ़ियाँ आप देखेंगे उनसे राजा रानी से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पहली मंजिल पर मान सिंह पैलेस है जहाँ पर राजा मान सिंह रहा करते थे। यहाँ ऊपर की तरफ चारों ओर में कड़े लगे हुए हैं, जिनमें गर्मियों के समय में पर्दे लगा दिए जाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ राजा मान सिंह की 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बनाए गए थे। तो यहाँ एक साइड में
3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो चारों साइड को अगर मिला लिया जाए तो 12 रानी के 12 अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं। और एक खास बात यह है कि एक रानी को दूसरे रानी के महल में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है बारादरी। अगर रानियों को कोई भी परेशानी होती थी तो उनको इस बारादरी में बुलाया जाता था और फिर राजा यहाँ बीच में बैठकर रानियों की समस्या का समाधान निकाला करते थे। तो जब भी यहाँ होली दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते थे तो ऊपर बनाई गई एक बालकनी से एक बार में 2 रानियां उन प्रोग्राम्स को देख सकती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ ऐसी 6 बालकनी बनाई गई हैं, जिससे कि सारी रानियों को यहाँ होने वाले उत्सव देखने का अवसर मिल जाया करता था। यहाँ पर किनारों में 2 छतरियां बनी हैं, जिनमें किन्नर खड़े होकर पहरा दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था। इसीलिए इस हिस्से को जनाना महल या जनानी ड्योढ़ी नाम से जाना जाता है। ये ऊपर में जो आप इमारत देख रहे हैं ये राजा मान सिंह का महल हुआ करता था, जिसको फिलहाल में राजस्थान सरकार ने बंद किया हुआ है। तो ये इस किले का सबसे पुराना महल है और इसको बनाने के लिए 25 साल लगे थे। राजा मान सिंह ने अपने महल में कम समय बिताया और लड़ाई के मैदान में ज्यादा। ऊपर में राजा के बेडरूम के चारों ओर में गैलरी बनाई गई है, जिसके जरिए राजा किसी भी रानी से मिलने के लिए चले जाते थे। और राजा फिलहाल में किस रानी के पास में है ये किसी भी रानी को पता नहीं रहता था। यहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा भी दिखाई देगा। तो रानियां सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को और फिर यहाँ इस तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया करती थी और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर दीपक भी जलाया करती थी। किलों और महलों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगें बनाई जाती थी, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी यहाँ अटैक हो तो रॉयल फैमिली इनके जरिए सुरक्षित बचकर निकल सकें। तो यहाँ भी एक सुरंग बनाई गई है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और आमेर किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है। पर्यटक इस सुरंग के जरिए यहाँ से जयगढ़ किले तक जाया करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद से अभी तक खोली नहीं गई है। यहाँ ये जो बड़ी सी कढ़ाई आप देख रहे हैं ये उस जमाने की नहीं है, इसको हिंदी मूवी जोधा अकबर के लिए बनवाया गया था। तो जोधा अकबर मूवी में एक सीन था जिसमें जोधा बाई अकबर के लिए खाना पकाती हैं, तो उसी सीन के लिए ये कढ़ाई बनाई गई थी। ये सारे जो कमरे आप देख रहे हैं ये स्टोर रूम हुआ करते थे, तो बाहर से कोई भी सामान यहाँ आता था तो इन कमरों में स्टोर किया जाता था। उस जमाने में बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंक्स में रखा जाता था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इस किले में दीवाने आम, जलेब चौक और मान सिंह पैलेस में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए थे, जिनको जमीन के नीचे इसलिए बनाया जाता था जिससे कि इवेपोरेशन कम से कम हो और पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक उपयोग में लाया जा सके। तो गणेश पुल के नीचे बने हुए टैंक तक पहुंचने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो ये था आमेर का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।